हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम। मैंने सुना था कि आप लोगों के एग्जाम चालू है, तो अच्छे से लिखना आप पेपर। सीबीएसई वालों को ही बोल रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड वालों के पेपर हो गए होंगे। तो अभी कल हम जो टॉपिक कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो उसी को अपन आज क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और आज कुछ नया सा टॉपिक, बढ़िया सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और अपने को वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, तो कल वाला जो टॉपिक है हमने जो कर लिया था उसका एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कल वाले टॉपिक पे ही बात करेंगे हम। जहां तक मुझे याद है हमने कल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो बच्चों, 3/2 PV। हाँ या ना। और यहां जहां तक आपको याद होना चाहिए कि हमने काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए भी निकाला था, 1 kg के लिए भी निकाला था और 1 मॉलिक्यूल के लिए भी निकाला था। हाँ या ना। कैसे? ऐसे मैंने बोला था अगर मुझे 1 मोल के लिए निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीवी की जगह क्या पुट कर देना पड़ेगा बोलो, एनआरटी। हर बार यही करना है एक्चुअल में। अभी 1 मोल बोला तो एन की जगह 1 डाल दिया, तो इसकी जगह आरटी आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 3/2 RT। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सही। अगर आपको 1 kg के लिए बोलता है, ओह माय गॉड मुझे नींद आ रही है। हाँ, अगर वो 1 kg के लिए बोलता है तो ऑब्वियसली इसी फॉर्मूले को आपको क्या कर देना है, मोलार मास से डिवाइड कर देना है, पर केजी की अगर वो बात करता है। और ये मोलार मास में m0 भी केजी में ही लेना है, याद रखना है। ठीक है, अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल के लिए बोलता है तो ऑब्वियसली इसी फॉर्मूले को आपको एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कैसे आता है वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो आप लोग अगर कोई ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो पिछला वाला वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये कितने मॉलिक्यूल के लिए है बोलो बच्चों, 1 मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए। तो क्या R/Na की जगह मैं kV लिख सकता हूं क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा 3/2 kBT हो जाएगा फॉर 1 मॉलिक्यूल। समझ में आया क्या? यही हमारा अभी आज काम आने वाला है। हम थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो जो अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन ये रहा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोला है बच्चों बोलो। क्वेश्चन बोल रहा है, अरे प्रश्न नहीं बोलता है, क्वेश्चन तो दिया हुआ होता है। अब हम बोलेंगे क्वेश्चन को देखकर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जाने दो यार, अभी भी आदत ही हो गई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेम्परेचर है कितना, 300 केल्विन। लिखा है कि नहीं लिखा है, देख लो। यहां बोला है एट टेम्परेचर 300 केल्विन व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम। हमें आरएमएस स्पीड निकाल के दिखाना है, किसका, हीलियम एटम का। किसका? हीलियम एटम का। उसका मास हमें दिया हुआ है, मास ऑफ हीलियम एटम कितना दिया है बोलो बच्चों, 4U। हाँ या ना। और एक U की वैल्यू भी दी हुई है आपको, विच इज 1.66 इंटू 10 के पावर में -27 kg। समझ में आया क्या? ये आपको मास ऑफ द एटम दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, ये हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक, तो जितने उसमें एक ही मॉलिक्यूल कहलाएगा, 1 मॉलिक्यूल का मास है ये। अरे 1 मॉलिक्यूल और 1 एटम, एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल आएंगे इसमें, क्योंकि जितने हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक है, सिंपल बोले तो 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम होगा उसका। ठीक है, तो 1 ही एटम बोला है तो मॉलिक्यूल भी कितना लिया जाएगा, 1। तो हम शुरुआत क्या करेंगे, देख लो इसकी फॉर्मूले की। के भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया नहीं रहता, वैसे तो दिया रहता है लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ये आपके क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पे दिया रहेगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग क्या करोगे, आपको पूछा गया है VRMS, हाँ या ना। आपको पूछा गया है VRMS, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे VRMS में कैसे निकालो। फिर आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा, अरे √3RT बाय मोलार मास। मोलार मास तो पता है लेकिन फिर भी हमने नहीं लिखा, करके देख लेंगे उससे भी। ठीक है,
तो फिलहाल तो हम करने जा रहे हैं इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। हम बोलेंगे फॉर वन मोल लिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल, एक्चुअल में मॉल ही बोला था मैंने। एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 kBT। कितने मॉलिक्यूल्स के लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए। अब बोलो उस एक मॉलिक्यूल का मास होगा m, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलो 12 mv/ms का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो ऐसे। अगर मैं यहां से 2 कैंसिल आउट कर देता हूं तो हमारा जो Vrms है ये कितना हो जाएगा? बोलो √3 kBT बाय मास बराबर बोल रहे हो क्या? वैल्यू पुट कर दो। करो रे बाबाओ, करो दे करो। केबी बोलो कितना दिया हुआ है? 1.38 10 के पावर में -23 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर में -27। अब देखो क्या करोगे, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 है तो 900 का रूट क्या हो जाएगा? बोलो 30। 4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा? 2 और अंदर क्या बचेगा? बोलो बच्चों कुछ ये बचेगा। देखो इसको ऊपर लेके जाऊंगा वो हो जाएगा 10 का पावर 4। ये लिखूंगा जैसे का वैसे 1.38 और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं बच्चों हम। चलो इसका रेसिप्रोकल बोलो क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल 1.6 का 6 ये हो जाएगा 6024। ठीक है 0.6024। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो मुझे पता है। इसका मल्टीप्लिकेशन 0 पॉइंट में आएगा, कर लेते हैं। बोलो 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 8 6 जा 48, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 3 0 जा 0 हो जाएगा, 3 8 6 जा 18 हो जाएगा। फिर 2 क्रॉस दे दो और वैसे का वैसे लिख दो 6024। बोलो आंसर क्या आएगा? 2 1 1 कैरी, 9 और 4 13, 3 1 कैरी, 9 और 2 11, 1 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13, 1 कैरी 7 8 सॉरी। ये आंसर है आपका 0.83112। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 0 पॉइंट यहां क्यों दिया? वो भी सुन लो, इसमें 4 डेसिमल, इसमें 2, तो टोटल कितने हो गए? 6 के पहले डेसिमल। 10 का पावर बोलो क्या आया है? 4। इसके बाद वाली चीजें सुनो बच्चों, क्या करना है। जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं। याद रखना जब भी आपको स्क्वायर रूट पूछा गया हो तो 10 का पावर इवन है क्या ये चेक करना, अगर है तो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये सोचना है, देखना है कि हमारा जो नंबर है जिसका मुझे रूट निकालना है वो सिंगल डेसिमल नंबर या डबल डेसिमल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 पॉइंट में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा ना हो तो आपको ये पावर अगर इवन पावर है तो इवन टाइम शिफ्ट करना है। अब पहला इवन नंबर 2 होता है तो 2 बार शिफ्ट कर दो, तो अपना आंसर क्या आएगा? बोलो 83.13 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? 2। ऑब्वियसली राइट में शिफ्ट किया तो यहां से -2 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2। इसका रूट निकाल लो और इसका रूट क्या आ जाएगा? बोलो 10। समझ में आया क्या? इसका रूट हम निकालेंगे 83 का 1 का 7। चलो देखो हम 83 का 1 का 7 का रूट निकालने जा रहे हैं बच्चों, चेक कर लेते। 83 का 1 का 3 सॉरी 3 का 1 है मिड डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 2884। ठीक है ये हो जाएगा, नहीं यार मैंने 83 का नहीं निकाला, 8 पॉइंट का निकाल लिया, सॉरी। ये 83 है ना तो 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, मैंने सिंगल डिजिट में चला गया। कोई बात नहीं, सब लोगों को रूट आता है निकालना। चलो ये हो गया हमारा रूट। 83 का 1 का 7 का मीन डिफरेंस 2 है, सॉरी 3 का मीन डिफरेंस 2 है, तो 9.118 आ जाएगा। 9.118 इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से बाद में करना, पहले 15 से कर लो। तो बोलो आंसर क्या आएगा? V बार RMS का 15 8 का कितना होता है? बोलो 200। तो ये हो जाएगा 0 20 कैरी,
15 वन जा 15 प्लस 20 कितना होता है बोलो 35, 5 3 कैरी। 15 वन जा 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18, 1 कैरी। 15 9 जा क्या हो जाएगा 135, 136। समझ में आया क्या? डेसिमल बोलो इंटू 10 हो जाएगा। इसका डेसिमल देखो 3 था, इसका 3 डेसिमल था, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपना आंसर आएगा 1368 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया लगभग लगभग आपका आंसर। ठीक है? अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या? फिर से बोलूंगा, आप क्वेश्चन के कैलकुलेशन को ध्यान से किया करो, रूट सीख लो। मैंने पुराने जो चैनल है उस पे लॉग के वीडियोस डाले हैं, रूट स्क्वायर रूट सारे वीडियोस डाले हैं, वो आप प्लीज जाकर देख लो। ठीक है? चलो तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पे नजर आएगा। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम मिलना यही। आजा बेटे आजा, आजा मिल ले, मिल ले, नहीं नहीं मिल ले तू। एक जहां है भले ओ सर, सर क्लास करो, क्लास पे ध्यान दो सर। ओके चलो बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। ठीक है? देखो क्या लिखा है। ये एग्जाम में मुझे जहां तक लगता है आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है? सुन लो क्या बोला है। एट व्हाट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे, मुझे जहां तक लगता है दिस इज नथिंग बट कंडीशनल न्यूमेरिकल। समझ में आएगा आपको? तो कंडीशनल सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में, शायद पिछले ही वीडियो में बताया है। ठीक है? बोलो उसने बोला कौन से टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर पूछा गया है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गॉन गैस। आर्गॉन गैस का टेम्परेचर पूछा गया है हमें, अच्छी बात है। इज इक्वल टू, उसकी आरएमएस स्पीड इक्वल बोली गई है तो हम बोलेंगे आरएमएस स्पीड आर्गॉन गैस की इक्वल किससे बोला है बोलो? हीलियम गैस के एटम से। हीलियम गैस की आरएमएस स्पीड जो है दोनों की आरएमएस स्पीड क्या बोला गया है? सेम बोली गई है। एक और बात दिया हुआ है, हीलियम का टेम्परेचर दिया हुआ है हमें। हीलियम का टेम्परेचर दिया है -20 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 253 केल्विन। बात समझ में आ गई क्या? और मोलार मास, सॉरी एटॉमिक मास भी दिया हुआ है दोनों का। ठीक है? और ऑब्वियसली एटॉमिक मास और मोलार मास मोनो एटॉमिक गैस के लिए दोनों सेम होते हैं, क्योंकि उसमें एटम कितने होते हैं? एक ही होते हैं। तो हम डायरेक्ट मोलार मास भी लिख सकते हैं। बोलो मोलार मास ऑफ आर्गॉन कितना दिया हुआ है? बोलो बच्चों 39.9 U। एंड मोलार मास ऑफ हीलियम कितना दिया है? बोलो 4U। ठीक है? चलो टेम्परेचर ऑफ आर्गॉन निकालते हैं। शुरुआत हम करेंगे कहां से? देखो हमारे दिमाग में एक बात याद आएगी, अरे मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं VRMS का, √3RT बाय मोलार मास। बात समझ में आ गई क्या? पक्का? चलो हम बोलेंगे वी नो दैट रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3RT बाय मोलार मास। अब आपको याद होगा, कंपेयर करते हैं हम गिवन क्वेश्चन से। बोलो तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है क्या? मोलार मास है, टेम्परेचर भी है और आरएमएस भी है, मतलब मैं इसको कंटिन्यू में रख सकता हूं। बोलो समझ में आया? तो बोलो भाई जो कांस्टेंट है उसको रिमूव, अरे यार सॉरी, जो कांस्टेंट है उसको क्या कर देंगे? रिमूव। तो 3 और R कांस्टेंट है तो हमारा प्रोपोर्शनल आ जाएगा। VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T बाय मोलार मास। इस फॉर्मूले को 2 बार लिख दो और डिवाइड कर दो। एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट 2 बार लिख के डिवाइड कर लेते हैं। बोलो इधर दोनों के लिए लिखेंगे तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा? बोलो VRMS अपॉन VRMS। ये किसके लिए? बोलो आर्गॉन के लिए। और ये किसके लिए? बोलो बच्चों हीलियम के लिए। ठीक है? इट इज इक्वल टू, दोनों को अंडर रूट में सॉल्व कर लो। बोलो आरएमएस टेम्परेचर से डायरेक्ट है तो आर्गॉन का टेम्परेचर कहां आएगा? बोलो बच्चों ऊपर। और इसका टेम्परेचर कहां आएगा? बोलो नीचे। मोलार मास कहां है? नीचे है, तो मोलार मास आर्गॉन का कहां आएगा? बोलो नीचे। और इसका कहां आएगा? बोलो
ऊपर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा और कट के 1 आएगा, 1 का रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इधर बचेगा 1 विच इज इक्वल टू आर्गन का टेम्परेचर हमें पूछा है, मोलार मास कितना दिया है हीलियम का 4u डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना दिया है 253 इंटू 39.9 u। क्या यू कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो टेम्परेचर ऑफ आर्गन कितना आ जाएगा, बोलो 39.9 इंटू 253 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड करके। एक काम कर लेते, इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं। बोलो 4 9 क्या हो जाएगा 36, बचा कितना 39। 4 9 क्या हो जाएगा अगेन 36, बचा कितना 30। 4 7 हो जाएगा 28 एंड बचा 20। 4 5 20, 253। इन दोनों को आप घर पे सॉल्व कर लेना। आप अभी घर पे ही होंगे, केल्विन में निकाल लेना। समझ में आया क्या बोलो। चलो तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना था, इस आसान क्वेश्चन था। और इजी था कि नहीं था। कंडीशनल तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि आप बहुत इंटरेस्ट लेकर मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है शायद। चलो तो हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हम जो आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो तो इस क्वेश्चन को भी हम खत्म कर लेते हैं ताकि हमारे काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक कवर हो जाए पूरे। ठीक है, अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो चलो हम और एक बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखो क्या लिखा है। उसने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। अच्छी बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, पर यूनिट मास बोला है। तो पर यूनिट मास का मतलब नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है। कितना दिया है बोलो बच्चों, नाइट्रोजन का मास मास ऑफ नाइट्रोजन इज 1 kg। पर केजी का मतलब होता है 1 kg। बोलो समझ में आया क्या। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, बोलो कितने दी है 2.5 10 का पावर 6 जूल पर केजी लिखा था ना, ऐसे बराबर है क्या। इसका मतलब ही था 1 kg। बोलो बात समझी। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या नाइट्रोजन का टेम्परेचर भी दिया हुआ है, बोलो। तो लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन का टेम्परेचर इज 300 केल्विन। समझा। चलो अब वो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी मुझे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकाल के दिखाओ 4 kg ऑक्सीजन का। तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 4 kg। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है ऑक्सीजन का 600 केल्विन और दोनों का मोलार मास भी दिया है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं बाद में, लेकिन फिलहाल हमें क्या पूछा है, मैं दोनों का मोलार मास लिखने जा रहा हूं। देखो मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है 28 एंड मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 32 और हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। मुझे जहां तक लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्या समझा बोलो। हाँ, कंडीशनल न्यूमेरिकल। शाबाश। फॉर्मूला लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे। हम बोलेंगे सर मुझे फॉर्मूला ना सर मोलार मास के टर्म में लिखना है, तो अब तो लिख लो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम बोलेंगे वी हैव फॉर्मूला, वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT डिवाइडेड बाय मोलार मास। मोलार मास आ गया। अरे यहाँ पे तो मास भी चाहिए सर। अच्छा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना 3/2 M/MoRT। समझा क्या, नहीं समझा, नहीं समझा, बताओ कैसे आया। सुन लो, हम बोलेंगे जो लोग नए उनके लिए भाई, जो थोड़े लो लेवल पे आते हैं। वैसे सब लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे ही है, लेकिन शुरुआत क्या हमने यही से किया था 3/2 PV। और PV इक्वल टू क्या होता है बोलो बच्चों, nRT। अब हमें चाहिए था मास और मोलार मास दोनों, तो n की जगह क्या लिख दिया बोलो बच्चों, मास अपॉन मोलार मास। समझ में आया क्या। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको रिमूव कर देंगे। बोलो क्या क्या कांस्टेंट है, 3 2 एंड R, तो उसको रिमूव कर दो तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा बोलो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/MoT। समझा क्या। अब प्रोपोर्शनल आ गया तो 2 बार लिख सकते हैं। चलो लिख दो,
हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का पूछा है तो ऊपर उसको लिखेंगे, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, मास के बारे में पहले लिखेंगे, मास ऊपर डायरेक्ट है तो पहले ऑक्सीजन का आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। टेम्परेचर भी ऊपर है तो टेम्परेचर पहले ऑक्सीजन का लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन बाय टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, और ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ऑक्सीजन पहले लिखेंगे, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन। लिखना कैसे समझा? जो जो डायरेक्ट रिलेशन होगा, ये जहां ये ऊपर है तो ये भी ऊपर ही रहेंगे, ये नीचे था रिलेशन नीचे है, इसीलिए ऑक्सीजन के लिए नीचे लिखा है। ठीक है, हाँ कि ना? टिक पुट कर लो। बोलो ऑक्सीजन का मास कितना दिया है? 4, टेम्परेचर 600, और नाइट्रोजन का मोलार मास कितना दिया है? नाइट्रोजन का 28। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 1। नाइट्रोजन का टेम्परेचर 300 और उसका मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, और नाइट्रोजन की काइनेटिक एनर्जी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2.5 into 10 to the power 6 which is nothing but kinetic energy of oxygen। समझ में आया? वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बोलो ये कट जाएगा, बचेगा कितना? बोलो बच्चों 2। ठीक है, 4 2 सा क्या होता है? बोलो 8, 8 4 सा 32, तो ये भी बचेगा 4, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, 4 से ये कटेगा, बचेगा 7, 25 7 सा कितना होता है? 175, तो अपना आंसर आएगा 17.5 10 to the power 6 जूल। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल आसान कैलकुलेशन था ये। ठीक है, खींच लो इसको, बहुत ही आसान कैलकुलेशन था। चलो चलो, आपका काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक यहां खत्म होता है। चलो, तो अगले टॉपिक पे हम आने वाले हैं, जो कि आपके टॉपिक जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े थोड़े काम के हैं, नॉट फॉर थियरी, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, और ओनली फॉर न्यूमेरिकल, या तो किस में काम आएगा? बोलो 1 वर्ड सवाल में काम आएगा। न्यूमेरिकल रेयरली आएगा, एमसीक्यू या 1 वर्ड सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, कुछ देखो क्या है। हाँ, हमारा क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वो ये बोलना चाहता है कि हमें इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का लॉ बताओ। इक्वी मतलब सेम होता है, ठीक है। इक्वी पार्टीशन मतलब होता है डिवीजन, इक्वली डिवाइड करो एनर्जी को, ये वो बोलना चाहता है। तो कैसे, कब, क्या करेंगे, इस लॉ में हमें समझना है, तो आपको भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं क्या करना है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि इस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस रूम का, मैं आप जिस रूम पे हो उस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या वहां पे जो भी गैस प्रेजेंट होगी, जैसे लेट अस अज्यूम ऑक्सीजन, तो क्या ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे? मतलब ऑक्सीजन गैस भी कैसा होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। बराबर बोल रहा हूं। मतलब गैस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो क्या गैस के मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे, हाँ कि ना? मतलब मैं ये कंडीशन बोल सकता हूं कि अगर Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है पर्टिकुलर गैस के लिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या उन मॉलिक्यूल की RMS स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। मतलब सारे मॉलिक्यूल की जो RMS स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी गारंटी के साथ। सेम अगर कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी तो क्या उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सही बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? कब बोला मैंने? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपको बात पूछूं तो मॉलिक्यूल का मोशन कैसा होता है? रैंडम। मतलब मॉलिक्यूल कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मॉलिक्यूल इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो क्या इन मॉलिक्यूल्स के दो कंपोनेंट होंगे? एक होगा इधर की तरफ और एक होगा इधर की तरफ। क्या सभी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? और सिर्फ इधर में जेड में भी हो सकता है, ये हो जाएगा वीजेड, क्योंकि वो एक्स वाई या जेड कहीं पे भी मूव कर सकता है, रैंडम मोशन है।
तो क्या सभी कंपोनेंट के को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे जो बहुत सारे पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अब सभी का मैंने एक्स कंपोनेंट ले लिया, तो क्या एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी मैं ले सकता हूं? तो यहां की वेलोसिटी मैं कांस्टेंट ले सकता हूं। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। क्या हर डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी होगी, क्या वो कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है? क्योंकि हमने टेम्परेचर कैसा लिया है? कांस्टेंट लिया है। तो बोलो इक्वी पार्टीशन क्या बोलता है? हमें पता है कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है विथ सम स्पीड, तो हर डायरेक्शन में स्पीड कैसी हमने कंसीडर किया? सेम। तो हर डायरेक्शन में एनर्जी भी क्या रहेगा? इक्वली पार्टीशन रहेगा, मतलब इक्वली डिवाइड रहेगा। जैसे अभी स्टेटमेंट में लिखेंगे तो समझ में आएगा। इतना समझ लो, मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर में होने की वजह से वहां की स्पीड सेम हो जाती है, और स्पीड सेम होने की वजह से हम एनर्जी को इक्वली डिवाइड करते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इधर जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एवरेज एनर्जी इधर भी होगी। ये पार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है। तो हम स्टेटमेंट को अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है। वो क्या बोलना चाहता है? फॉर अ गैस, कोई भी गैस ले लो, कैसी रहना चाहिए वो? सेम टेम्परेचर पे। फॉर अ गैस इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, फॉर अ गैस इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, कौन से टेम्परेचर पे? कोई भी टेम्परेचर पे। एट टेम्परेचर T। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? एवरेज एनर्जी सभी के लिए सेम होती है, तो लिखेंगे द एवरेज एनर्जी associated of a molecule of a gas। ठीक है, गैस के एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी एसोसिएट होती है फॉर किसके लिए? फॉर ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज कितनी होती है? बोलो, हाफ kBT। समझा? फिर से एक बार सुन लो, वो क्या बोलना चाहता है? जब गैस सेम टेम्परेचर पे हो, टेम्परेचर चेंज ना हो तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, तो एनर्जी भी सेम नहीं होगी। सॉरी, जब सेम टेम्परेचर होगा तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी। अरे यार, मैंने सेम बोल दिया था। स्पीड भी चेंज नहीं होगी, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो क्या एनर्जी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। और वो हर क्वाड्रेटिक टर्म के लिए कितनी होती है? बोलो, हाफ kBT। क्या इधर हाफ mvx² रहेगा? vx² टर्म इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक टर्म, तो वो x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है और z में भी हो सकता है। तो सभी डायरेक्शन में कितना रहेगा? हाफ kBT। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, हर स्क्वायर टर्म के लिए एनर्जी इतनी होती है और वो कांस्टेंट होती है। इसीलिए यहां लिखा है इक्वी पार्टीशन, इक्वली डिवीजन। समझ में आया क्या? चलो, तो इसको हम मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। मुझे एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, आपको याद होगा 3/2 kBT। निकाला था कि नहीं निकाला था? अभी निकाला था, थोड़ी देर पहले यूज किया था। अच्छा, एक मॉलिक्यूल के लिए बोलो, क्या इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है 3 × हाफ kBT? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, लेकिन वो मॉलिक्यूल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करे और उसके हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट ले ले, तो हमारी जो एवरेज जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन विच इज नथिंग बट हाफ mvx², काइनेटिक एनर्जी इन y डायरेक्शन विच इज हाफ mvy² एंड काइनेटिक एनर्जी इन z डायरेक्शन विच इज हाफ mvz²। अब मुझे बताओ, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ 3 टर्म लिखा हुआ है, तो क्या सभी के लिए मैं हाफ kBT कंसीडर कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? देखो ना, एक क्वाड्रेटिक के लिए आधी kBT, दूसरे के लिए आधी, तीसरे के लिए आधी। कितनी आधी? 3 आधी। इसीलिए 3/2 kBT हमने लिखा था। समझ में आया क्या? ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि हर क्वाड्रेटिक टर्म के लिए जो एनर्जी एसोसिएट होती है एक मॉलिक्यूल की, वो हाफ kBT होती है। ये 1 वर्ड सवाल आपको एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट कर लो, या IMP डाल देना। आपका क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही पूछेगा, ये काम का नहीं है।
ठीक है बच्चों, चलो तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं, और वो अगला टॉपिक भी बहुत मजेदार टॉपिक है। चलो इस टॉपिक को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम खत्म करेंगे और बाद में हम नए वीडियो के साथ आएंगे मेयर रिलेशन के साथ। पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले टॉपिक को खत्म कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो बच्चों अपना जो टॉपिक है अगला वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है बोलो? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा सर ये क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? अरे अभी बताता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है सर, लेकिन छोटी बात भी नहीं है, तो आप छोटी बात को ही बड़ी बात समझ के बता दो। तो सुनो डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल मतलब है, समझ के चलो। मैंने आपको बोला, क्या बोला? एक नाली है। क्या है? एक नाली। आप बॉल फुटबॉल खेल रहे थे, मैं ये एक्चुअल में ना मॉलिक्यूल को, फुटबॉल को मैं मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं इस बार, ठीक है? एक नाली है, नाली में आप फुटबॉल खेल रहे थे और बॉल जाके इधर से यहां फंस गया। रियलिटी में ये नाली कवर्ड है, ऊपर से कवर थी, ऐसे कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है? ये ऐसी कुछ नाली थी, वो ऐसी नाली थी, और इसमें यहां जाके बॉल इस तरीके से हमारा फंस गया है। एक्चुअल में पूरा अंदर समझ लो, नीचे नीचे बना देते। चलो तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने आपको एक सवाल पूछा, अगर ये इधर से कवर्ड है पूरा, ऐसे इधर से बॉल गया और यहां जाके फंस गया, तो मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर भी अगर एक कवर लगा हुआ है तो ये बॉल कितने पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन ले सकता है? क्या ये इधर इधर जा सकता है? क्या नहीं। क्या ये ऊपर आ सकता है? क्या नहीं। क्या ये सिर्फ इधर ही जा सकता है? हाँ या ना? तो मैंने आपको सवाल पूछा, डिस्क्राइब द मोशन परफॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल या बॉल। तो आप बोलोगे सर ये ना ऐसा मोशन ले रहा है। ये क्या है बोलो बच्चों? इट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। क्या है बोलो? ये स्ट्रेट। मतलब क्या इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए क्या हमें सिर्फ एक लाइन की जरूरत पड़ रही है? मतलब कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ रही है बोलो? ओनली वन एक्सिस। मतलब कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है बोलो बच्चों? ओनली वन कोऑर्डिनेट। समझा? किसी भी मॉलिक्यूल के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट लगते हैं? जितने कोऑर्डिनेट लगेंगे वही कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया क्या? बोलो ना। एग्जाम्पल दूसरा लो क्या? पक्का? देखो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ना, अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 समझ में आएगा। अभी समझ के चलो, हमने कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर होता है उसको कुछ भी कंसीडर करो, लेकिन जो ये छोटू सा होता है इसको हम बोलते हैं गोटिया। हम एक है तो क्या बोलेंगे? गोटी। हाँ, आपने स्ट्राइकर से इसको मारा, बोलो ये कितने पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन ले सकता है? मैं इसको ऐसे 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 कैसे भी मार सकता हूं। क्या ये इधर जा सकता है? हाँ सर। क्या इधर जा सकता है? हाँ सर। इधर 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 कहीं पे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। बोलो बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? मतलब क्या इसके मोशन को बताने के लिए हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए, एक लाइन में मोशन बन जाएगा क्या, या हमें प्लेन की जरूरत पड़ेगी? अरे मुझे एक बात बताओ, सोचो, मुझे इसके मोशन को डिस्क्राइब करना था तो सिर्फ इसी में डिस्क्राइब कर सकता हूं क्या? अगर मैं इसी में करना रहता तो मैं ये इसी ऐसे ही मोशन होता, इधर होता ही नहीं। मुझे इधर भी मोशन करवाना है, तो क्या इसके मोशन को बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बोलो? प्लेन की। मतलब 2D ऑब्जेक्ट की। प्लेन में कितनी एक्सिस होती है देख लो आप, एक और ये दो। कितनी एक्सिस होती है? बोर्ड क्या है? प्लेन। अरे जो भी चीज हम लिखते हैं किस में लिखते हैं? प्लेन में लिखते हैं। तो बोलो इसके मोशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट लग रहे हैं हमें? 2। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2।
पतंग काइट उड़ती है कि नहीं उड़ती है? बोलो पतंग कैसे उड़ती है? इधर उड़ेगी, इधर उड़ेगी, इधर उड़ेगी और इधर भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? खींचोगे तो आएगी नहीं अपनी तरफ। मतलब उसमें कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे? बोलो एक्स भी लगेगा, वाई भी लगेगा और जेड भी। उसको बोला जाएगा स्पेस। क्या बोला जाएगा? समझ में आया क्या? तो सिंपल है, अगर आपको किसी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए लाइन में उसके मोशन को आपने लाइन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा 1। अगर उसके मोशन को आपने प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2 और स्पेस में कर दिया है तो कितना हो जाएगा? बोलो 3 हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये रहा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का समझने वाला टॉपिक। अब हम डेफिनेशन के तौर पे उसको लिखेंगे। देखो उसका डेफिनेशन क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने से नहीं, समझने से समझेगा। चलो तो आपने समझ लिया। अब उसका डेफिनेशन है ये। इसका डेफिनेशन क्या है? बोलो बच्चों। हमने अभी अभी बोला कि ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं। हमने बोला इट इज डिफाइंड एज the number of it is defined as the number of coordinate or independent quantity required किसके लिए? ये क्यों जरूरी है हमें? टू डिस्क्राइब, क्या करने के लिए? किसी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम कंप्लीटली। बोलो बात समझी क्या? किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन मतलब ही मोशन को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। जितने कोऑर्डिनेट लगेंगे उसको बोला जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। होपफुली आपको बात समझ गई। आपका अगला सवाल सुन लो, वहां पे दिया भी है, मैं रीड करूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये रहा। क्या क्या लिखा है? बोलो बड़ा क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में वो बोल रहा है ये क्या सर, हमको भी तो बताओ। वो बोल रहा है फॉर अ मॉलिक्यूल विच हैज रेस्ट्रिक्टेड इट्स मोशन इन अ प्लेन। बोलो उसको प्लेन में रेस्ट्रिक्ट किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2। अरे 1 मार्क के लिए आया तो कर लोगे ना। आपको बोला गया है कोई मॉलिक्यूल है जो जिसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो सिर्फ लाइन में ही क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1। और बोल दिया अभी प्लेन में कर सकता है तो 2 और स्पेस में बोला तो 3। होपफुली आपको बात समझ गई है। टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ये टॉपिक जो अभी पढ़ाऊंगा ये आज का आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, खींच लो इसको। तेरे मस्त मस्त दो ने मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। आहा आहा आहा, ना 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 ना, ऐसे किसी की नजरों को ना देखो जालिम, आपकी नजरें ही कभी ना कभी खराब हो जाएगी। मतलब आप बूढ़े हो जाओगे। समझ में आया क्या? ये लाइन क्यों टेढ़ी आ रही भाई? मैं तो सीधी लाइन मारता हूं किसी को भी, मतलब सीधी लाइन। अरे समझ लो यार आप लोग। हाँ सर, आप लाइन मारना सीख गए हो। अरे यार ये तो मेरा टैलेंट है, यही तो आता है मुझे, और क्या आता है? अरे है ना? क्या चाहते हो? अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। अब देखो आज हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सुन लो। ये जो मैं आपको बताऊंगा जैसे कि वैसे आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सवाल इसी तरीके से पूछा जाने वाला है। एक्चुअल में ये तरीका नहीं है पूछने का, यही से सवाल आ सकता है। ठीक है, जैसे आपकी कॉपी में या नोट्स में दिया है वैसे नहीं पूछेगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे? अरे मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो पागल थोड़ी ना हूं मैं। पागल हूं क्या? पागल समझ रहे हो मुझे? सर उसमें क्या समझना है ना? हाँ मेरे को सब पता है भाई तुम लोगों के बारे में, तुम लोग मुझे पागल ही समझते हो, क्लास में भी यही बोलते हो।
चलो तो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और समझते हैं इस टॉपिक को। सर मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, आप मुझे हमें ये बता रहे हो कि सर आपको लाइन मारना आता है, मतलब लाइन खींचना आता है। अरे हाँ या ना, अरे समझना है। चलो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एटॉमिसिटी। क्या लिखेंगे? एटॉमिसिटी। इधर लिखेंगे, एक इसने लिख कर दिया यार, ये क्या कुछ भी करते रहे हो तो तुम लोग। यहां लिखेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, और यहां पे भी लिखेंगे, कहा लिखेंगे? यहां टोटल DOF, और यहां लिखेंगे उसकी एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। ये काम आने वाला है, इसीलिए सुनो अभी मैं क्या समझाना चाहता था आपको, ये आपको लर्न कर लेना है। सिर्फ लिखवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा भी। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको बोला जाए कि एक गैस है, फिर से गैस नहीं करवानी, गैस अभी नहीं, सुनो। अगर समझ लो मैंने क्या बोला, एक गैस है और वो गैस का नाम है आर्गन। कौन सी गैस है बोलो? आर्गन। सर ये आर्गन गैस तो इनर्ट गैस होता है। सर ये आर्गन गैस तो मोनोएटॉमिक गैस होता है। अरे मैं उसी के तो बारे में बात कर रहा था। मैं किसकी बात कर रहा था बोलो? मोनोएटॉमिक गैस। कौन सी गैस? मोनोएटॉमिक गैस। याद रखना, मोनोएटॉमिक के एग्जांपल आपको पता होंगे, हीलियम, आर्गन, जेनॉन। अरे बोलो हाँ कि ना, पढ़ा है ये? दिस इज नथिंग बट मोनोएटॉमिक गैस। अब मैंने बोल रहा हूं मोनोएटॉमिक में कितने एटम्स होंगे? एक। अरे एक ही होगा। अब मेरा सवाल है, मैंने एक एटम रखा यहां पे ओरिजिन पे, बोलो इसको मुझे मोशन मूव कराना है। मैंने बोला मूव कर जितना, लेकिन कौन सा मोशन आएगा इसमें? सिर्फ लीनियर मोशन। कौन सा? तो याद रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम इसीलिए ना तीन तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। पहला तो इसका टाइप होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप के होते हैं बोलो? तीन टाइप के। अब सवाल सुनो, एक मॉलिक्यूल है जिसको मैंने बोला जा मूव कर, लेकिन कौन सा मोशन लेने का है तुमको? ट्रांसलेशनल। तो वो पता है कहां कहां जा सकता है? इधर। ये हो गया एक पॉसिबल कोऑर्डिनेट, ये हो गया दूसरा पॉसिबल कोऑर्डिनेट, और ये हो गया तीसरा पॉसिबल कोऑर्डिनेट। बोलो इसके मोशन को बताने के लिए हमें क्या तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है? एक्चुअल में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो क्या ये तीन पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन ले सकता है? हाँ या ना? मतलब कौन सा मोशन ले सकता है? ट्रांसलेशनल मोशन। इसीलिए मोनोएटॉमिक गैस में देख लो ना, ये तीन ही तो मोशन हो सकते हैं इसके। ये घूमेगा थोड़ी नहीं है, घूमने नहीं वाला, लीनियर मोशन ही लेगा। गैस थोड़ी ना ऐसे घूम के जाती है। कैसे? ऐसे जाके घूम के, जैसे गैस जा रही है ऐसे, फिर ये गोल गोल घूमेगी, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है ना? तो मोनोएटॉमिक गैस में कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं बोलो? तीन। अब वो रोटेट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली जीरो रोटेशनल एंड जीरो वाइब्रेशनल। टोटल कितने हो गए? 3 + 0 + 0। आंसर इज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और याद है क्या, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने हाफ केबीटी बताया था। एक्चुअल में हर नहीं, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए नहीं, एवरी क्वाड्रेटिक टर्म के लिए बताया था। तो इसमें याद रखना, इसमें क्वाड्रेटिक टर्म कितने हो जाएंगे? 3। तो अपना जो एनर्जी आ जाएगा हर क्वाड्रेटिक के लिए कितना होता है बोलो? हाफ केबीटी। तो इसमें कितना हो जाएगा बोलो? 3 हाफ केबीटी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हर क्वाड्रेटिक के लिए कितना रहेगा? हाफ केबीटी। और इसमें कितने क्वाड्रेटिक है? 3। हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv² इन 3 डायरेक्शंस। तो इसका आंसर आएगा 3 × हाफ केबीटी। बात समझ में आ गई क्या? बड़े आगे। तो हमारा जो अगला है वो है डायएटॉमिक गैस। ठीक है, डायएटॉमिक गैस। याद रखना, ये जो डायएटॉमिक गैस मैंने बताया ये भी दो टाइप की होगी। पहला तो होगा रिजिड, एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। हाइड्रोजन भी ले सकते हो। क्या ये डायएटॉमिक है? तो चलो बना लेते डायएटॉमिक। डायएटॉमिक में एक मॉलिक्यूल यहां रख देता हूं मैं, और एक मॉलिक्यूल यहां रख देता हूं। ये हो गए दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब बोलो बच्चों,
क्या ये मॉलिक्यूल को मैंने बोला जा मूव कर, तो लीनियर मोशन ले सकता है क्या? हाँ, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। कितने ट्रांसलेशनल हो सकते हैं बोलो? 3। हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि गैस है। और क्या अगर बोला जाए इसको घूमने को, तो क्या ये इसके अबाउट में, इसके अबाउट में ऐसे रोटेट कर सकता है? ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर सकते हैं दोनों? हाँ, और इसके अबाउट में रोटेट करने बोलूं तो वो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगर ये हो जाएगी जेड एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर सकता है वो, देखो, और इसके अबाउट में भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं। मतलब इसकी 2 रोटेशन पॉसिबल है। तो इसमें कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे? 2। लेकिन ये रिजिड होने की वजह से ये वाइब्रेट नहीं करेगा। रिजिड का मतलब है ये वॉल्व, अगर मैंने क्या किया, ये वॉल्व को थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल क्या वाइब्रेट करेंगे? क्या नहीं करेंगे। लेकिन तबले पे देखा होगा, तबले पे अगर हमने साइड में सैंड रख दिया, उसको मैंने मार दिया, वो नॉन रिजिड होता है, तो उसके आसपास वाले मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वो दैट इज नॉन रिजिड। ये मैंने सॉलिड में बताया, वहां गैस में भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये गैस रिजिड है इसीलिए 0। 3 + 2 क्या हो जाएगा बोलो? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ऑब्वियसली हर क्वाड्रेटिक के लिए कितना होता है बोलो? हाफ kBt, विच इज नथिंग बट 5 × हाफ kBt। आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर यहां क्वाड्रेटिक कहां से आ गया? अभी बताता हूं। क्या हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था? हाफ I⍵²। देखो स्क्वायर टर्म आ गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी तो ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा? 2 तरीके से आएगा। तो 2 स्क्वायर टर्म आएगा, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 और 3 5 आ गए। ये हो गया 5 × हाफ kBt। तीसरी गैस है हमारी डाई एटॉमिक गैस। वो कैसी रहेगी बोलो? नॉन रिजिड। एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। ठीक है, कितने ट्रांसलेशनल? 2। कितने रोटेशन? 2। क्या ये नॉन रिजिड है तो वाइब्रेट भी करेगा? बिल्कुल, 1 वाइब्रेशन। लेकिन याद रखना बच्चों, जब भी कोई चीज वाइब्रेट करे तो उसमें कितनी एनर्जी होगी बोलो? 2 तरीके की एनर्जी होगी। एक तो होगी पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला हो जाएगा हाफ kx²। ठीक है, और k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, या उसको अपन फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा आंसर हाफ mu² या v²। तो इसमें भी देखो आपको 2 स्क्वायर टर्म मिल रहे हैं। भले यहाँ पे एक वाइब्रेशन है, तो एक वाइब्रेशन में कितने क्वाड्रेटिक टर्म्स है? 2। जिसका मतलब है इसके लिए 2 DOF हम कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए 2, ये 2 और ये 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे बोलो बच्चों? 7। समझा क्या? पक्का? नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑसिलेशन में पढ़ने वाले हैं हम। ये तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ये होता है स्प्रिंग की वजह से। अगर कोई ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच करके यहां खींचा जाए, तो क्या ये स्प्रिंग अपनी तरफ उसको फोर्स लगाएगा? तो स्प्रिंग की वजह से भी एक वर्क डन होगा, उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। और उसका फॉर्मूला ये होता है, जिसमें भी स्क्वायर टर्म आता है। और हर स्क्वायर टर्म के लिए मैंने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला था, क्योंकि ये इसकी वजह से मोशन हो रहा है और इसकी भी वजह से हो रहा है। तो ये दोनों के लिए स्क्वायर टर्म 2 आ गई, इसीलिए इसके लिए 2 DOF आएंगे। 2 2 4 और 3 7। इसका काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आएगा? 7 × हाफ kBt। बोलो बात समझ में आ गई क्या? पक्का? तो ये है आपके जो IMP टॉपिक में से भी एक बोल सकते हैं। यहां से ज्यादा कुछ नहीं, 1 आध मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा यही से कुछ भी पूछा जा सकता है। यही वाला टर्म आपको बाद में भी काम आने वाला है न्यूमेरिकल्स में, कि कोई मोनोएटॉमिक गैस दिया रहेगा, आपको क्या पूछा जाएगा? गामा m, CVn, CP, जो भी है इसके बाद वाले टॉपिक में आएगा वो, जिसमें आपको ये सारी चीजें काम आने वाली है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी काम आने वाला है, आपको ये भी काम आ सकता है डायटोमिक गैस। समझ में आया क्या? पक्का? तो कल हम मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, जो कि रहेगा आपका मेयर्स रिलेशन। समझ में आया बच्चों?